बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 12 और उसका लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को डिस्कस करने के लिए मैंने पहले भी आपको समझाया था कि रिपल टैंक की मदद से हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव डिस्कस करते हैं। रिपल टैंक फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। रिपल टैंक बेसिकली क्या होता है, ये देखें, ये जस्ट लाइक आप समझ एक रेक्टेंगुलर ट्री होता है ग्लास का बना हुआ, ठीक है। और उसको हम लोग जो है वो एक टेबल जो होता है, टेबल की फॉर्म में उसको उसमें फिक्स किया जाता है। और ये ट्री जो होता है इसके अंदर हम लोग वाटर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक स्टैंड यूज करते हैं। और उस स्टैंड के साथ हम लोग जो है बेसिकली इसी स्टैंड के साथ हम मोटर को भी अटैच कर देते हैं और इसके इसी के साथ हम अटैच कर देते हैं, यहाँ पर किसी बल्ब को भी अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी रोशनी वगैरह। और यहाँ पर हम लोग जो है वो एक समझ लें कि यहाँ पर हमने एक मोटर जो है वो, मोटर को आगे किसके साथ अटैच किया जाता है, मोटर को आगे यहाँ पर एक स्लिट या वुडन पीस होता है जो कि समझ लें वाइब्रेटर का काम करता है। यहाँ पर मोटर है जिसको हम ऑन करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो यहाँ हम कोई भी बोर्ड या स्विच वगैरह अटैच करके सप्लाई उसको दे सकते हैं। सिंपली जब मोटर को ऑन किया जाता है तो मोटर जब ऑन होती है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, और यहाँ से ये इस वाइब्रेटर को जिसके साथ अटैच किया है, ये वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है लाइक दिस। और इसके वाइब्रेट होने से क्या होता है, यहाँ पर रिपल्स यानी वेव प्रोड्यूस होती हैं। और नीचे हम लोग इस टेबल के नीचे स्क्रीन या पेपर, मैंने आपको बताया था कि हम रख सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि ये ग्लास का होता है इसलिए इसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमें यहाँ पर आसानी से हम वेव्स को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये तो सारा जो है हम लोग अब यहाँ से इसकी मदद से हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को मैं अब बारे में डिस्कस करूँगा। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में क्या होता है कि जब वेव जो है वो एक मीडियम, सपोज ये समझें कि मैं सादा लफ्ज़ों में इस तरह से, अगर स्लिट हमारी यूं है, देखें लाइक दिस, तो अगर वेव जो है इससे टकराती है, ठीक है, वेव इससे जिस एंगल पर टकरा कर अगर उसी एंगल पर ये बाउंस बैक कर जाए, मतलब अगर इस एंगल पर टकराई है, ठीक है, और जिस एंगल पर टकराई है उसी एंगल पर अगर ये बाउंस बैक कर जाए वेव, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, अगर इस एंगल पर टकराती है तो वो इसी एंगल पर, जिस एंगल पर भी वेव टकराती है अगर उसी एंगल पर वो बाउंस बैक कर जाती है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इन वेव जो इंसिडेंट, ये जो वेव है हमारी, इस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो दरमियान में मैंने डॉटेड लाइन खींची है इसको बोलते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन जो है, ठीक है, ये हमारी 90 डिग्री पर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये जो लाइन है और इसके दरमियान, यानी ये जो आपकी परपेंडिकुलर है और जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के दरमियान, परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा, इस एंगल को नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह से जब ये रे टकराने के बाद स्लिट के साथ ये बाउंस बैक करती है, वापस आती है उसी रीजन में, ठीक है, उसी फेज में, तो यहाँ पर ये एंगल बना रही है, नजर आ रहा है आपको, यानी ये भी आप देख सकते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या नाम देते हैं, बेसिकली नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर है इसको नॉर्मल बोलते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनाती है आपकी, कौन सी, पहले ये वाली रे कौन सी थी, ये इंसिडेंट रे थी, इस रे को क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी है जी रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी, ये देखिए ये नॉर्मल है और उसके साथ रिफ्लेक्टेड रे ये जो एंगल बनाती है इसको एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल, और लॉ भी हमारा ये कहता है कि ये जो एंगल आई होता है ये हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये दोनों एंगल, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। ये हमारी थी पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की, कि जब वेव जो है वो एक मीडियम से गुजरते हुए जब वो किसी स्लिट से किसी हर्डल के साथ टकराती है तो बाउंस बैक करती है, उसी मीडियम में वापस आती है। और उस मीडियम में जब वो वापस आती है तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ बनाती है, यानी एंगल ऑफ आई
एंगल ऑफ आर्क इक्वल होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। उसके हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है जी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में क्या होता है कि अगर हम वाटर जो है, मतलब ये अगर हम वाटर के दो रीजन कर देते हैं, एक वाटर हाफ वाटर समझ लें कि यहां तक समझ लें कि आधा वाटर ये है, ठीक है। इसमें जो आपकी रेज ये देखें, ये गुजर रही थी रेज, ठीक है। वाटर वेव जो है इस तरह मूव कर रही थी। ये हमारा वाटर था, समझिए डी वाटर है, ये डी वाटर, और ये हमारा है शैलो वाटर। शैलो वाटर। अब जब वेव्स डी वाटर से शैलो वाटर में दाखिल होती हैं तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो वेव्स होंगी, ये इनका एंगल बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो इनका एंगल जो होता है वो एंगल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। मतलब आप इस तरह से देखते हैं कि इनका एंगल जो है वो गुजरने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए, डी वाटर एक मीडियम है, अनदर मीडियम शैलो वाटर, यानी वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब वेव एंटर होती है, दाखिल होती है, तो वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी उसका एंगल वो नहीं रहता जो पहले वाला होता है, यानी एंगल उसका चेंज हो जाता है। एंगल चेंज होने से आप सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि भाई उस एंगल की चेंज होने से वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज हो जाती हैं। वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है एंड स्पीड, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहां से जो इनका एंगल जो था, मतलब इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों में फर्क होगा, ठीक है जी। तो ये जो इस तरह से वेव, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी डी वाटर से शैलो वाटर में जब वेव एंटर करती है तो वो जिस एंगल से मूव कर रही होती है वेव, उसका एंगल चेंज हो जाता है और इसीलिए वो डिफरेंट एंगल पे जाती है, तो उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पीड जो है वो भी चेंज होती है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है कि वेव जब पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका वेवलेंथ और उसकी स्पीड दोनों चेंज हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि वेव की बेसिकली डायरेक्शन चेंज होती है और इस फिनोमेना को नाम देते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। ये थी दूसरी टाइप। इसके बाद हम तीसरी टाइप की बात करते हैं, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैसे वकूफ पज़ीर होता है वो भी आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में ये होता है कि अगर आप वेव्स के दरमियान जो है, जब वाटर की वेव्स हैं उनके दरमियान हमने दो स्लिट्स रख दी हैं, एक की बजाय कितनी स्लिट्स हैं? दो हैं। अब ये मैंने दो स्लिट्स रखी हैं। अब इन स्लिट्स के जब वो वाटर वेव्स यहां से गुजरती हुई वाटर वेव्स यहां पहुंचती हैं तो वेव जो है वो कुछ इस तरह से स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है जी। और तकरीबन ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट, ठीक है। अब जो डिफ्रैक्शन है इसमें वेव जो है वो दो स्लिट्स अगर उनके दरमियान कुछ डिस्टेंस हम रखते हैं तो वेव जो होती हैं वो या तो स्प्रेड करती हैं या बेंड करती हैं। वेव्स की स्प्रेडिंग या बेंडिंग टुवर्ड्स द स्लिट जो है उसको हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन, यानी बेंडिंग। अभी मैं बाकी डायग्राम समझाता हूं। बेंडिंग और स्प्रेडिंग, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव जो है वो कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये अगर स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, यानी ये समझ लें कि वेवलेंथ से ज्यादा, ये डिस्टेंस क्या है? मोर देन लैम्डा मैंने लिखा है, यानी लैम्डा मतलब वेवलेंथ से ज्यादा का डिस्टेंस अगर रखा जाए तो इनकी आप शेप जो देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगी, यानी ये बेंड कर रही होंगी किसकी तरफ? यानी कॉर्नर्स की तरफ, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ जितना रख दें, मतलब ये देखें, अब मैं यही दोनों स्लिट जो हैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, एक स्लिट ये है और एक स्लिट ये है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि ये मैं कह देता हूँ इक्वल टू वेवलेंथ है। किसके इक्वल है? यानी जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के इक्वल है। डिस्टेंस दोनों के दरमियान वेवलेंथ के इक्वल है, लैम्डा वेवलेंथ के। अब आपको यही जो वेव्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से सेपरेट होती हुई दिखाई देती हैं, सर्कुलर फॉर्म लाइक दिस, ठीक है ये, ठीक है जी। इसी तरह से अगर इनके दरमियान, ये सेकंड टाइप है डिफ्रैक्शन की, अगर हम लोग जो है इनके दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ से भी कम कर देते हैं, मतलब मैं अगर इन दोनों स्लिट्स को, मतलब एक स्लिट ये है और एक ये स्लिट है, अब आप डिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं कि वो लेस देन लैम्डा है,
लैम्डा से भी कम है। यहाँ पर लैम्डा के इक्वल है डिस्टेंस, यहाँ इनके इन बिटवीन डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ लैम्डा से ज्यादा है, यहाँ इक्वल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ के, यहाँ लेस देन लैम्डा यानी वेवलेंथ से भी कम है। तो इस सूरत में इनकी जो स्प्रेडिंग होती है वो कुछ इस तरह से और ज्यादा सर्कुलर और ज्यादा प्रोमिनेंट हमें दिखाई देती है, लाइक दिस, इस तरह से। ये है जी हमारी थर्ड टाइप डिफ्रैक्शन की, कि डिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कि जब वेव स्प्रेड करती हैं, ठीक है, कॉर्नर्स के गिर्द, तो वो या तो बेंड कर रही होती हैं कॉर्नर्स की तरफ या फिर कॉर्नर से स्प्रेड कर रही होती हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट, ठीक है, और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन आपका बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये तीन तरह से होता है। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइप में अगर आप दोनों स्लिट्स ये देखें, इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमने वेवलेंथ से क्या रखा है, ज्यादा है डिस्टेंस इनके दरमियान, तो ये कॉर्नर्स की तरफ क्या कर रही हैं, कॉर्नर्स की तरफ बेंड करती हुई फील हो रही हैं। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ रख देते हैं, ये समझे वेवलेंथ के इक्वल है, तो उस सूरत में आप देखते हैं सर्कुलर जो है स्प्रेडिंग हमें वेव्स की दिखाई देती है। लेकिन अगर यही डिस्टेंस जो है हम लोग थर्ड टाइप में हमने क्या किया है कि ये डिस्टेंस वेवलेंथ से भी कम रखा है, लेस देन लैम्डा यानी वेवलेंथ से भी कम, तो अब भी स्प्रेडिंग ही होगी, सर्कुलर वेव्स हमें स्प्रेड होती दिखाई देंगी, लेकिन वो जो ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा वाज़ेह तौर पर सर्कुलर हमें दिखाई देती हैं। ये है जी हमारी तीनों टाइप्स जो आज हमने डिस्कस करनी थी। यही टॉपिक था हमारा आज के लेक्चर का। तो आपने बेसिकली बेटा करना क्या होता है, वही बात बार बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की जब आप हो जाए देन आप उसको रीड आउट करें। जब आप रीड आउट कर लें अंडरस्टैंडिंग के साथ, देन उसको आप प्रिपेयर करें, तैयार करें, लर्न करें, तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।